गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपकी एलएलबी थर्ड ईयर की क्लास में लैंड लॉ में आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के चैप्टर 5 ए की। ये जो चैप्टर है आपका वो 2017 का जो अमेंडमेंट हुआ उसके थ्रू जोड़ा गया है। चैप्टर 5 ए में आपके 3 सेक्शंस कंसिस्ट होते हैं, सेक्शन 22A, 22B एंड 22C। इसके बाद एक और चैप्टर है, चैप्टर 5 बी, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब चैप्टर 5 बी की जो हम बात कर रहे हैं इसमें हम लोग 3, जैसा मैंने आपको बताया, 3 सेक्शंस पढ़ेंगे। इन तीनों सेक्शंस में किस विषय के बारे में हम बात करेंगे तो वो है, सबसे पहले हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी की। रेंट अथॉरिटी का जो कंसेप्ट है यानी कि किराया प्राधिकारी का जो कंसेप्ट है वो आपका इस संशोधन अधिनियम है 2017 वाला, इसके द्वारा लाया गया और ये नया चैप्टर 1 आपके इस अधिनियम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 टॉपिक्स की बात करेंगे इन तीनों ही धाराओं में। सबसे पहले हम बात करेंगे किराया प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी के बारे में। सेकंड फिर हम लोग बात करेंगे किराएदारी, इनके बारे में, टेनेंसी एग्रीमेंट यानी किराएदारी करार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे पीरियड ऑफ टेनेंसी के बारे में यानी कि आपकी किराएदारी की अवधि के बारे में कि कितने समय की अवधि होनी चाहिए किराएदारी की। ठीक है, इस संदर्भ में तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर 5 ए में हम 3 टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 22A की। सेक्शन 22 बात करता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी के बारे में यानी कि किराया प्राधिकारी की नियुक्ति। यहाँ पर 3 सबसेक्शंस में इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने कि रेंट अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा। तो ध्यान रखिए, रेंट अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इट इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट थ्रू गजेटेड नोटिफिकेशन यानी कि राजपत्र जो मतलब नोटिफिकेशन के द्वारा, जो गजेटेड नोटिफिकेशन के द्वारा राज्य सरकार जो है वो रेंट अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट करेगी। अब किसका अपॉइंटमेंट, मतलब इस क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रेंट अथॉरिटी के रूप में नियुक्त होने के लिए? तो इसके लिए ये है कि जिस व्यक्ति को रेंट अथॉरिटी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए और साथ ही सब डिविजनल ऑफिसर से नीचे की रैंक का वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला मैंने? राज्य सरकार नियुक्त करेगी किराया प्राधिकारी को, एक बात, और वो उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए कि वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए और साथ ही वो सब डिविजनल ऑफिसर से निम्न रैंक का नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास हमारा यहाँ क्लियर हो गया कि नियुक्ति कौन करेगा और किसकी नियुक्ति की जाएगी। फिर बात आती है हमारी कि रेंट अथॉरिटी के पास, जैसे रेंट अथॉरिटी की अपील के बारे में बात करें। किराया प्राधिकारी की नियुक्ति तो हो गई, अब इसकी अपील के बारे में। तो रेंट अथॉरिटी से अपील कहाँ जाएगी? ध्यान रखिए, रेंट अथॉरिटी से अपील कहाँ जाती है? रेंट ट्रिब्यूनल में। और रेंट ट्रिब्यूनल से कहाँ जाती है? अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में, जो हम लोग लास्ट क्लासेस में पढ़कर भी आ चुके हैं इन दोनों के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ये है कि रेंट अथॉरिटी से अपील कहाँ जाएगी? रेंट अथॉरिटी से अपील जाएगी रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष। और कब जाएगी? विद इन 60 डेज, 60 दिवस के भीतर आफ्टर द ऑर्डर ऑफ रेंट अथॉरिटी यानी कि जिस दिन रेंट अथॉरिटी ने आदेश दिया है, जिस दिन उसका निर्णय आया है, उस दिन से 60 दिन के भीतर रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील की जा सकती है। ठीक है, तो कितने दिन हो गए? 60 डेज। ठीक है, किराया प्राधिकारी के आदेश, जिस दिन उसने आदेश दिया उस दिन से 60 दिवस के भीतर किराया अधिकरण में अपील की जा सकती है। एक बात ये हो गई हमारे यहाँ पे क्लियर। थर्ड जो सबसेक्शन है वो हमें बताता है कि अगर मान लीजिए जैसे ही अपील रेंट ट्रिब्यूनल के पास गई और रेंट ट्रिब्यूनल ने रेंट अथॉरिटी के डिसीजन को एज इट इज रखा, उसमें किसी प्रकार का चेंज वेरिएशन कुछ नहीं किया, उसे उल्टा भी नहीं, कोई परिवर्तन भी उसमें नहीं किया, एज इट इज उसको वैसा का वैसा रखा जैसा रेंट अथॉरिटी ने दिया था, तब क्या होगा? तो इसका कंक्लूजन ये निकलेगा, ऐसे में रेंट अथॉरिटी का जो डिसीजन होगा वो क्या माना जाएगा? फाइनल माना जाएगा और उसके खिलाफ किसी भी सिविल न्यायालय में उसको प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, अन्य कोई अपील उसके खिलाफ नहीं होगी। दोबारा सुनिए, थर्ड सबसेक्शन क्या कह रहा है कि रेंट अथॉरिटी से अपील कहाँ गई? रेंट ट्रिब्यूनल के पास, और रेंट ट्रिब्यूनल ने अपील जब उसके पास गई तो उसने रेंट अथॉरिटी के आदेश को, उसके निर्णय को यथावत रखा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। तो जब उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया तो क्या माना जाएगा कि रेंट अथॉरिटी का डिसीजन अब क्या माना जाएगा? उसका आदेश अंतिम माना जाएगा, फाइनल माना जाएगा और रेंट अथॉरिटी के उस अंतिम आदेश के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई फर्दर अपील नहीं होगी या किसी सिविल न्यायालय में उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गई बात?
दोबारा से एक बार सुन लीजिए, तीनों ही चीजें पता चल गई आप लोगों को। 22A बात कर रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी के बारे में। तीन चीजें हमने सबसेक्शन तीनों में यहाँ पर पढ़ी है। पहला हमने क्या देखा, अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। किसकी करेगा, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो, साथ ही साथ जो सब डिविजनल ऑफिसर से निम्न रैंक का नहीं होना चाहिए, मतलब ये न्यूनतम योग्यता तो उसमें होगी। फिर हमने बात करी अपील के बारे में। रेंट अथॉरिटी से अपील कहाँ गई साहब, रेंट ट्रिब्यूनल के पास गई। कब गई, रेंट अथॉरिटी का जो आदेश आया उस आदेश के आने के 60 दिन के भीतर। नेक्स्ट, रेंट अथॉरिटी के अपील जो रेंट ट्रिब्यूनल के पास गई और रेंट ट्रिब्यूनल ने किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया उसके आदेश में, तो उसका मतलब क्या हुआ कि रेंट अथॉरिटी का वो डिसीजन जो है वो फाइनल मान लिया जाएगा, ठीक है, और उसकी कोई फर्दर अपील नहीं होगी या वो प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। यहाँ क्लियर हो गई बात हमारे सेक्शन 22A के बारे में। अब हम बात करते हैं अगली चीज की। अगला टॉपिक है हमारा टेनेंसी एग्रीमेंट्स यानी किराएदारी करार। किराएदारी करार कहाँ, भूस्वामी और किराएदार के बीच में, ठीक है। तो देखिए, भूस्वामी और किराएदार के बीच में जो किराएदारी करार होंगे उनके बारे में बात करती है हमारे धारा 22B। ये क्या कहता है, देखो 22B कहता है राजस्थान रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2017 के आने के बाद जो भी भूस्वामी अपने परिसर को किराए पर देगा वो किराएदार के साथ में क्या करेगा, दोनों जने क्या करेंगे आपस में, दोनों पार्टीज लिखित करार करेंगे। क्या अनिवार्य हो गया, लिखित करार अनिवार्य हो गया। कब, आफ्टर द राजस्थान रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2017। कहने का मतलब ये है राजस्थान रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2017 के बाद जितनी भी किराएदारियां होगी वो किस आधार पर होगी, लिखित करार के आधार पर होगी। दोनों ही पार्टीज यानी कि भूस्वामी जो है आपका वो लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट है उनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट होना ही होना चाहिए। अब आगे ये कहता है कि अगर जो रिटर्न एग्रीमेंट जो वो कर लेंगे उस रिटर्न एग्रीमेंट को शेड्यूल डी, जो आपका ये अधिनियम है इसमें शेड्यूल डी दे रखी है, उसमें एक प्रारूप दे रखा है आपको। शेड्यूल डी में जो प्रारूप बताया गया है उस प्रारूप में वो अपने करार की विशिष्टियों को भरेंगे और भरकर रेंट अथॉरिटी के समक्ष उसको जमा करवा देंगे, उसको नोटिफाई कर देंगे, संसूचित कर देंगे। दोबारा सुनिए कि यहाँ पर एग्रीमेंट कर लिया लैंडलॉर्ड ने और टेनेंट ने, टेनेंसी एग्रीमेंट कर लिया। उस टेनेंसी एग्रीमेंट में जो जो पर्टिकुलर्स उन्होंने फिल किए हैं उन पर्टिकुलर्स को वो शेड्यूल डी में बताए गए प्रारूप में भरकर रेंट अथॉरिटी को संसूचित करेंगे, ठीक है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये, अगर मान लीजिए कोई किराएदारी ऐसी है जो इस अधिनियम, ये जो संशोधन अधिनियम है 2017, इसको आने से पहले से ही चालू थी, पहले ही किराए पर दे रखा था परिसर को, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है। अगर किराएदारी पहले से ही चालू थी और लिखित करार उन्होंने कर रखा था, दो बातें हैं कि अगर किराएदारी कब से चालू थी, 2017 से पहले, और रिटर्न एग्रीमेंट दोनों पार्टीज ने कर रखा है, तो उस रिटर्न एग्रीमेंट को इस शेड्यूल डी के प्रारूप में भरकर आप रेंट अथॉरिटी को संसूचित कर दो। ये तो हो गई एक बात। नेक्स्ट बात ये है कि अगर मान लीजिए किराएदारी 2017 से पहले की है और दोनों ही पार्टीज ने रिटर्न एग्रीमेंट आपस में नहीं करा, किराएदारी का कोई भी टेनेंसी एग्रीमेंट एग्जिस्ट में नहीं है, तब वहां पर ऐसी कंडीशन में इस अधिनियम के आने के विद इन 1 ईयर, 1 साल के भीतर विद इन 1 ईयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस, लिखा भी है मैंने, दिस अमेंडमेंट एक्ट, क्या कहा, इफ नॉट, मतलब अगर उन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं कर रखा है तो वहां पर वो उनको 1 ईयर के अंदर ये कार्य निष्पादित करना होगा। क्या कि 1 साल के अंदर उनको ये करार करना होगा और फिर वो शेड्यूल डी के इस प्रारूप में भर के रेंट अथॉरिटी को संसूचित करेंगे। क्लियर हो गई बात, ये हो गई इनकी। फिर बात आती है कि जैसे ही यहाँ पर चाहे उपधारा 1 में उपधारा 2 में दे रखी है दोनों बातें आपके, अब जैसे ही रेंट अथॉरिटी के पास में संसूचना पहुंचती है वो क्या करेगा, तो उसका कर्तव्य क्या होगा कि वो रजिस्ट्रेशन करेगा, यानी कि जो पर्टिकुलर रजिस्टर इस काम के लिए रखा है उसमें वो इस सूचना को, जो भी शेड्यूल डी के प्रारूप में भर के दी है दोनों पक्षकारों ने, इस सूचना को वो अपने संबंधित रजिस्टर में दर्ज करेगा और साथ के साथ जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इन पार्टीज को अवेलेबल करवाएगा। कौन करवाएगा, रेंट अथॉरिटी। क्लियर। देन और साथ के साथ रेंट अथॉरिटी क्या करेगा कि विद इन 15 डेज, यानी कि जिस दिन वो सूचना जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, उसके 15 दिन के भीतर अपनी जो संबंधित वेबसाइट है उस पर ये समस्त जानकारी इस टेनेंसी एग्रीमेंट की अपलोड कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, जिस दिन ये जो सारा काम हो गया, रजिस्ट्रेशन संख्यांक आपने दे दिया पक्षकारों को, उस दिन से 15 दिन के भीतर रेंट अथॉरिटी जो संबंधित वेबसाइट है विभाग की उस पर सारी जानकारी अपलोडेड कर देगा इससे संबंधित, कि कौन भूस्वामी, कौन किराएदार, क्या एग्रीमेंट है,
जो सारी जानकारी वहां पर हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या बता रही है आपको, ड्यूटी बता रही है रेंट अथॉरिटी की, और इससे पहले की जो चीजें थी वो क्या बता रही है, पार्टीज की ड्यूटीज के बारे में बात कर रही है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमें बताता है ये सेक्शन कि यहाँ पर जो भी शेड्यूल डी में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जो भी शेड्यूल डी के प्रारूप में भरकर जो जानकारी देंगे भूस्वामी और किराएदार करार के बारे में, वो जो है एज एन एविडेंस यूज में ली जाएगी। मान लीजिए इन द फ्यूचर किसी भी प्रकार का कोई दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो वहां पर साक्ष्य के रूप में इनको काम में इन जानकारियों को, कौन सी जानकारियां जो उस प्रारूप में भर के दी गई थी, उन जानकारियों को साक्ष्य के रूप में काम में लिया जा सकता है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट सेक्शन 22C, यहाँ पर ये 22C किस बारे में बात कर रहा है, पीरियड ऑफ टेनेंसी के बारे में, यानी कि किराएदारी की अवधि के बारे में। यहाँ पर ये कहता है, ये सेक्शन कहता है कि आफ्टर राजस्थान रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2017, राजस्थान रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2017 के आने के बाद जितनी भी किराएदारियां होगी वो उतनी अवधि के लिए होगी जितनी अवधि भूस्वामी और किराएदार यानी कि लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट आपस में डिसाइड करें। आपस में जो करार में उन्होंने लिख दी कि भाई इतनी आपस में जो म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड हुई है उतनी अवधि मानी जाएगी। एक बात तो ये हो गई बेटा। तो पीरियड ऑफ टेनेंसी कितना होगा, जो उनके म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड हुआ हो। ठीक है, फिर बात आती है कि मान लीजिए सेकंड सबसेक्शन कहता है कि अब उन्होंने जो करार में निर्धारित करी थी वो अवधि समाप्त हो गई, लेकिन उस अवधि के समाप्त होने के बाद भी किराएदार ने क्या करा, परिसर खाली नहीं करा, परिसर खाली करवाया नहीं, वो रह रहा है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन है, क्या दे रखा है सबसेक्शन 2 क्या कहता है, ऐसे में वो क्या करेगा, किराएदार और वो भूस्वामी पक्षकारों को क्या करना चाहिए, उस करार का रिन्यूअल करना चाहिए। या तो वो उसको नवीकृत करवा ले, उसको रिन्यू कर ले, या फिर दोनों जो है जो भी शर्तें आपस में उनके बीच में नियम और शर्तें जो निर्धारित करें वो उससे वो नया टेनेंसी एग्रीमेंट भी बना सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, जैसे ही पीरियड ऑफ टेनेंसी जो उन्होंने पहले निर्धारित करी थी वो समाप्त हो जाती है, वैसे ही वो या तो उस करार को दोबारा रिन्यू कर ले, नवीकृत कर ले, या फिर कोई शर्तें जो भी उनके आपस में डिसाइड हो उनके आधार पर नया टेनेंसी एग्रीमेंट वो कर ले और फिर सूचना दे दे रेंट अथॉरिटी को। लेकिन थर्ड सबसेक्शन कहता है अगर मान लीजिए पार्टीज ने ऐसा नहीं किया, पक्षकारों ने ना तो रिन्यूअल करवाया उस किराएदारी करार का, ना कोई नया किराएदारी करार बनाया, और अभी भी किराएदार ने परिसर खाली नहीं करा, वो कंटिन्यू कर रहा है, वहीं रह रहा है, तो ऐसे में क्या माना जाएगा, ऐसे में या डीम किया जाएगा, माना जाएगा, रेंट अथॉरिटी क्या मानेगी ऐसे में कि मंथ टू मंथ रिन्यूअल, महीने दर महीने, माह दर माह उस करार का रिन्यूअल मान लिया जाएगा। लेकिन ऐसे कब तक मान लिया जाएगा, ऐसे अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए तो नहीं माना जा सकता ना, कब तक मान लिया जाएगा, तो उसका टाइम पीरियड है 6 मंथ्स लास्ट, अधिकतम कितने, 6 महीने तक, अधिकतम 6 महीने तक उसको रिन्यूअल मान लिया जाएगा। और अगर फिर भी वो रिन्यूअल नहीं करवाते या नया किराएदारी करार नहीं करते या उसका रिन्यूअल नहीं करवा रहे, तो ऐसे में क्या होगा, 6 महीने बाद वो किराएदारी करार समाप्त, और अब किसी भी तरीके का कोई भी रेमेडी अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वहां पर वो नहीं माना, उनको किसी प्रकार की पक्षकारों को जो भूस्वामी है और किराएदार है उनको किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब लॉ से तो लीगली कोई किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलेगी। वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरा किराएदार है, या किराएदार ये नहीं कह सकता कि ये मेरा लैंडलॉर्ड है। उनका कोई भी डिस्प्यूट हो तो यहाँ से उन्हें किसी प्रकार की हेल्प अवेलेबल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उन्होंने उनको कितना समय दिया था कानून ने, 6 महीने का, कि वो 6 महीने में अपने किराएदारी करार को रिन्यू करवाए। एक महीने दर महीने वो आगे बढ़ता गया, अधिकतम कितना टाइम दे दिया, 6 महीने। 6 महीने तक इंतजार किया गया, 6 महीने में भी उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वहां पर उनका किराएदारी करार समाप्त, वो किराएदारी अस्तित्व में ही नहीं मानी जाएगी। अब कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो कोर्ट उनकी कोई हेल्प नहीं करेगी, यहाँ पर रेंट अथॉरिटी, रेंट ट्रिब्यूनल कोई उनकी हेल्प नहीं करेगा। ये हो गई बात यहाँ पर। ठीक है, अब दोबारा एक बार देख लो 22C क्या कह रहा है, क्विक रिवाइज कर लो। पीरियड ऑफ टेनेंसी कितनी होगी बेटा इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद, जितनी दोनों करार में डिसाइड करते हैं। रिन्यूअल और न्यू टेनेंसी एग्रीमेंट वो कर सकते हैं जैसे ही अवधि समाप्त हो जाती है। अगर वो रिन्यूअल नहीं करते हैं तो क्या माना जाएगा, क्या डीम कर लिया जाएगा, मंथ टू मंथ रिन्यूअल मान लिया जाएगा, महीने दर महीने रिन्यूअल मान लिया जाएगा। लेकिन कितने महीने तक, अधिकतम 6 महीने तक। और 6 महीने बाद भी अगर वो किसी प्रकार की रिन्यूअल नहीं करते हैं, कोई भी नया किराएदारी करार नहीं करते, किराएदार रह ही जाता है, तो ऐसे में क्या माना जाएगा, वो किराएदारी का अस्तित्व नहीं माना जाएगा, वो समाप्त हुई मानी जाएगी। ठीक है, किसी प्रकार की कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी उसके बाद। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा, चैप्टर 5A और 3 टॉपिक हमने हमारे डिसाइड करे, सेक्शन 22A से लेकर 22C तक। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर 5B की। तब तक
थैंक यू ऑल ऑफ यू।